जी हां, प्रचार या भ्रष्टाचार, चुनाव है लाजमी तौर पर सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं, लेकिन कहीं ये प्रचार भ्रष्टाचार की दस्तक तो नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा का एक बयान वायरल हो रहा है। चुनावों में जीत पर वोट के बदले नौकरी की बात कही जा रही है। कांग्रेस के आने पर 2 लाख नौकरी का वायदा किया जा रहा है। जिता के भेज दो तो 2000 नौकरियां दी जाएंगी। मेरिट की बात हमें समझ नहीं आती, ये भी कहा गया। 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश का वायदा किया जा रहा है। जिस गांव से जितने वोट उतनी ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा का ये बड़ा बयान तेजी से देखिए वायरल हो रहा है। उनका वीडियो भी सामने आया है। फरीदाबाद एनआईटी सीट से उम्मीदवार है कांग्रेस के नीरज शर्मा और इस तरीके का बयान उनका। चुनावों में जीत पर वोट के बदले नौकरी की बात कही जा रही है। जिता के भेज दो तो 2000 नौकरियों का वोट मिलेगा। मेरिट की बात हमें समझ नहीं आती, ये भी उन्होंने कहा। 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश का वायदा है। जिस गाँव से जितने वोट उतनी ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। तो फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा का ये बयान अब सुर्खियों में है, विवादों में है। तेजी से वायरल ये बयान हो रहा है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पड़े। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थम आयो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा। और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो कि जाते कोई 10-20-50 वोट आने। और नेहा धवन हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, बयान आया नीरज शर्मा का और इस बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि कांग्रेस पार्टी एक नया फॉर्मूला ला रही है जिसके तहत वो युवाओं को नौकरियां देगी। 2000 का कोटा तक वो देते नजर आ रहे हैं एक विधानसभा को। नीरज शर्मा की तरफ से ये बयान सामने आया। देखिए, नीरज शर्मा जी ने आज जो बयान दिया है, उस बयान में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये आरोप लगता आया है कि बिना खर्ची बिना पर्ची हम उन पर नौकरियां देने की बात जो कहते हैं, वो कांग्रेस पर हम आरोप लगाते हैं कि उन्होंने नौकरियां जो हैं वो पैसे लेकर बेची हैं और कांग्रेस के समय में दलाल काम करते थे। हमसे तो विपक्ष के प्रवक्ता प्रमाण मांगते हैं। हमें तो प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रमाण उनके सामने आ गया जब कांग्रेस के ही प्रत्याशी ने फरीदाबाद एनआईटी में अपनी विधानसभा के लोगों के समक्ष ये खड़े होकर माइक में ये बात बोल दी कि हम खर्ची और पर्ची से नौकरी देंगे। उन्होंने चुनावी रेवड़ियां बांटने का काम भी कर दिया। दूसरी बात का भी प्रमाण दे दिया कि जिस गांव से सबसे ज्यादा वोट आएंगे उस गांव में 50 वोटों पर एक नौकरी जो है वो दी जाएगी। अब हुड्डा जी के समय में 2005 से लेकर 2013 तक। ललित अरोड़ा जी से जरा जवाब ले लेते हैं क्योंकि अभी तक कांग्रेस से हम इस पर जवाब नहीं ले पाए हैं। ललित अरोड़ा जी, सवाल सीधा सा है। नीरज शर्मा एक बयान देते हैं और कहते हैं कि 50 वोटें दीजिए, एक नौकरी लीजिए, कोटा सिस्टम रहेगा। 2000 नौकरियां देने की बात भी कर रहे हैं वो। किसकी बात कर रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस कह रही है क्या? ये कांग्रेस का अधिकारी? कांग्रेस के एनआईटी फरीदाबाद से जी कांग्रेस के एनआईटी फरीदाबाद से कैंडिडेट है नीरज शर्मा, मौजूदा वक्त में विधायक है। वो कह रहे हैं लोगों के बीच में जाकर। आप सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये कि ये बयान से हमारी पार्टी सहमत नहीं है। हमारी पार्टी का ये अधिकृत बयान नहीं है। वो चुनाव की रो में अगर कहीं कह गए हैं तो वो तो ठीक बात नहीं कह रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो खर्ची पर्ची की बातें आप लोग या आपके साथियों जो करते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी, इनको ये पूछिए कि अनिल नागर
एक पोस्ट क्रिएट करी डिप्टी सेक्रेटरी की, कहीं ऑफिशियल लेटर नहीं है, और करोड़ों रुपए वहां बरामद हुए। 30 पेपर लीक, जिसमें परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए हैं। तो ये पेपर लीक कर करके और जो है इस तरह से तो भर्ती करते रहे, तो वो उसके पीछे क्या मंतव्य था? कोई भी आपराधिक ठीक है घटना ललित होती जी, है, ललित जी, उस पर हम लगातार बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि आपने बड़ी आसानी से पल्ला तो इससे झाड़ लिया कि पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन पार्टी का आधिकारिक कैंडिडेट है भाई, फरीदाबाद एनआईटी से कैंडिडेट है आपके, मौजूदा विधायक है आपके, वो कह रहे हैं। और उन्होंने साथ में एक और लाइन जोड़ी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उनकी तरफ से कहा गया कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये सबका फैसला है। ये सब कौन है, ये भी बता दें जरा। भाई मैंने ये बयान सुना नहीं, ना मेरे सामने दिया गया, और मैं ये आपकी बात सुन के ही कह रहा हूं कि ये प्राइमा फेसी बयान गलत है। आप मेरे से सवाल ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्यों कहा। उनको कोई इस चीज की अधिकार नहीं है कहने का। मैं तो आपके ओपन चैनल पे ये बात कह रहा हूं कि इस तरह की बात ना कोई पार्टी कर सकती है, ना करनी चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं यहाँ बैठा हुआ। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल ये कि जो आपके सच्चे सिपाही होने का दावा करते हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसा बयान दिया जाता है तो फिर उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि इस तरीके का जब आप बयान देते हैं तो इलेक्शन कमीशन के दायरे में भी आप आ सकते हैं। अगर कंप्लेंट हो गई तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल होगी। आपकी जो आपने मुझे सूचित किया है, ये मैं ऊपर हाईकमांड को या अपनी जो एचपीसीसी को अभी भेज दूंगा। अगर हो सके तो मुझे उनके बयान की क्लिप भेज दें, ताकि मैं इसको और ऑथेंटिसिटी से चेक करके ऊपर हमने जो कार्रवाई करनी है कर सके। फैक्ट चेक बिल्कुल, तो आप करवाएंगे। ये कह रहे हैं कि हमें पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल। कोई आप बताइए, कोई भी न्याय सम्मत व्यक्ति, तो हम फेयर प्ले और इक्विटी में बिलीव करते हैं, हम गरीब लोगों के हितों की बात करते हैं। क्या इस तरह का स्टैंड ले सकती है पार्टी? आप खुद ही समझदार है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी का 1885 से इतिहास रहा है, 56 साल हम सरकार में रहे हैं। इस तरह की बात जो है, ये भाजपा में इतना कुछ होता रहा है, लेकिन हमारे ये आधिकारिक बयान ही नहीं है, और हम इससे बिल्कुल किनारा करते ललित जी, हैं। आप इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं सर, इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार देती है जो इस तरीके के बयान देता है, तो फिर क्या सवाल उठेंगे नहीं? देखिए, ये अब उनका बयान का मतलब क्या लगाया जा रहा है, स्लिप ऑफ टंग है या किस होश में जोश में होश को बैठे हैं। अब ये तो मैं वहाँ आपको मैं यही तो अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मुझे वो क्लिप भेज दें जिसपे आप मेरे से चर्चा कर रहे हैं, ताकि मैं उसको देख के, और पार्टी को अगर वो बयान गलत है तो पार्टी को उस पे कहेंगे भी, इस पे कार्रवाई करी जाए। ललित जी, हम आपको वो बाइट जरा सुना देते हैं, उसके बाद आपको हम भेज भी देंगे, फिर मैं वापस आपके पास आता हूं। मैं चाहूंगा कि मेरी टीम जरा वो बयान एक बार सुनाए, ताकि ललित अरोड़ा जी को वो बयान वो सुन पाए और समझ पाए कि क्या क्या बातें नीरज शर्मा ने कही है। जी। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम पे जितना ज्यादा डब्बो भरेगा, वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो कि जाते कोई 10-20-50 वोट आने पड़े। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे। ये बयान, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता देता हूं। 50 वोटों पर एक नौकरी, और 2000 का कोटा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रहेगा, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि कल को आप मेरे गले पड़ जाओ, ऐसा ना हो, ये मेरा फैसला नहीं है, ये सबका फैसला है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पूरी की पूरी बाइट के, वो मैंने आपको बता दिए। मैंने आपकी बाइट जो है सुन ली है। थोड़ा सा तो उसमें मथुरा की जो ब्रज भाषा या वहाँ का मिक्सचर है, क्योंकि वो शायद उस इलाके में ही है। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी किसी तरह की गलत, जो चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन हो जाता है, हम किसी भी ऐसे बयान से अपने किसी भी एमएलए कैंडिडेट के बिल्कुल सहमत नहीं है जो कानून के खिलाफ हो, न्याय सम्मत ना हो। और जो है मैंने सुन लिया है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज भी देना, नहीं तो मैं सर्च कर लूंगा और हम आगे पार्टी में बात करेंगे।
इस पर चिंतन करेंगे कि इस तरह की नहीं सर, हम आपको बयानबाजियां भेजेंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जी भी जुड़ी हैं। नेहा जी, कांग्रेस पार्टी इस बयान से पल्ला झाड़ रही है और ललित जी हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी भी जुड़े थे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, उनकी तरफ से तो ये कहा गया कि कांग्रेस का तो कल्चर ही है। पहले नेहा जी को इंक्लूड कर लेते हैं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। नेहा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे पूरा समय देंगे मेरी बात रखने का, जितना आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ललित अरोड़ा जी ने पहले अपनी बात की शुरुआत करते हुए ये कहा कि ये बयान जब दिया गया तो मैं वहां उपस्थित था, मेरे सामने ये बयान दिया गया। उसके बाद बयान से मुकर गए और बोलते हैं कि ये बयान मैंने सुना नहीं है, आप मुझे भेज दीजिएगा, अगर ऐसा है तो मैं हाईकमान को इसका संज्ञान लेने के लिए बोलूंगा और जो भी प्रॉपर कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन आप इन सब बातों को देखते हुए एक बात ये देखिए कि कांग्रेस का वाकई कल्चर यही है। कांग्रेस के समय में खर्ची पर्ची का मामला था, लोगों की सरकारी नौकरी लगती थी तो वो कभी हुड्डा जी के खेमे से लिस्ट बनकर आती थी और कभी वहाँ के जो लोकल जो विधायक हैं या मंत्री हैं उनके घर से लिस्ट बनकर आती थी और हर विधायक और मंत्री को एक कोटा दिया जाता था कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज की आपके 5 हिस्से आएंगी या आपके 10 हिस्से आएंगी। उसी कल्चर को ही याद करते हुए, उसी कल्चर को ही जो लोगों को याद दिलाने वाली बात थी वो शर्मा जी ने जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के सामने रखी है। और ये स्पष्ट होता है कि खर्ची और पर्चे की बात पर जब बिना खर्ची बिना पर्ची की बात पर जब भाजपा ने नौकरियां देनी शुरू की तो ये गले की हड्डी जो है वो अटक गई थी कांग्रेस के कि इस तरह से अगर हरियाणा प्रांत में पढ़े लिखे युवा जो है वो सरकारी नौकरी में आने लग गए, जो सक्षम युवा हैं, जो मेरिट में आने वाले युवा हैं, उन लोगों को अगर सरकारी अधिकारी वो बन गए तो वो कभी भी कांग्रेस के कल्चर के लोगों के कहने नहीं मानेंगे, ना ही उन विधायकों की बात में आएंगे। और जो हरियाणा प्रांत में हम बात करते हैं कि सरकार और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो उनमें सामंजस्य नहीं बैठता है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा पाना पूरी तरह से बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर अधिकारी पढ़े लिखे होंगे, मेरिट में आने वाले स्टूडियस युवा जो हैं वो नौकरी पाएंगे तो वो कभी भी इस भ्रष्टाचार के कल्चर में नहीं पड़ेंगे। ये हमारी मुहिम थी, दोनों मुहिम एक साथ चली। बिल्कुल नेहा जी, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं वापस ललित जी का रुख कर रहा हूं और मेरिट की बात क्योंकि इस बयान में ललित जी नेहा जी मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। ललित जी, सवाल ये कि मेरिट की बात यहां पर की गई और कहा गया कि मेरिट तो हमें समझ में ही नहीं आती। नीरज जी का ये बयान है, वो कह रहे हैं मेरिट तो भाई हमें समझ में नहीं आती, मेरिट क्या होती है। तो मैं तो उन्हें भी समझाऊंगा और कांग्रेस पार्टी को भी कि मेरिट वो होती है जो कांग्रेस पार्टी खुद कहती है कि हमने 90 कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतारा मेरिट के आधार पर जो जिताऊ हूं। लेकिन नीरज शर्मा को यह बात समझ में नहीं आती। आपने तो सुप्रीम कोर्ट का बयान दे दिया, जज का फैसला सुना दिया कि उनको ये बात समझ में नहीं आती। मुझे बोलने तो दीजिए, अगर आपने बोलना है तो फिर बाइट्स क्यों लेते हो? सर उन्होंने कहा ये बात मैंने या किसी मीडिया के शख्स ने नहीं कही है। ललित जी आप समझिए इस बात को, उन्होंने कहा कि मेरिट हमें समझ में नहीं आती। हाँ, अब बात करिए पूरी अपनी। बात कर दी, ये उस पार्टी से आती है जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिखाया गया था 1 लाख की रिश्वत ले रहा था। ये हमें पाठ ना सिखाएं। दूसरी बात, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं वहां पे था। मैंने जब ये बयान दिया गया, ये कह रही है कि अरोड़ा जी कह रहे हैं कि मैं वहां पे था। मैं गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। आप अगर मैं गया होता और मैं वहां पे था तो आप मुझे ये बयान क्यों सुनाते हैं? सर वो कंफ्यूजन हो गया होगा उन्हें, वो नेहा जी को कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। नेहा जी भी हमारे साथ ही है, उस रिगार्डिंग भी मैं उन्हें जानकारी दे देता हूं कि नेहा जी, ललित जी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो ये कह रहे हैं और वो वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन आपने कहा कि ऑन कैमरा 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये किसकी आप बात कर रहे हैं, ये बता दें। कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नाम बताइए ना। गोविंद क्या उनका नाम? कौन? नाम लीजिए ना, नाम बताइए। अरे गोविंद पहले क्या थे वो? सर पहले आप अपने फैक्ट्स को क्लियर रखिए सर। ललित पहले जी, आप अपने फैक्ट्स को क्लियर रखिए, नामों को क्लियर रखिए, आंकड़ों को क्लियर रखिए। और दूसरी बात में नेहा जी मैं बात कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपको बकायदा वक्त दूंगा। और साथ ही साथ मैं एक और चीज ललित जी क्लियर करना चाहूंगा कि आप जो भी बात कहें पूरी की पूरी विश्वसनीयता के साथ कहें, क्योंकि जो बयान यहां पर दिया गया है उसको लेकर आप ऐसे तर्क अगर बीच में लाएंगे तो एक आंख के बदले एक आंख तो पूरी की पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो आप बयानों पर आइए। और जिस तरीके का ये बयान दिया गया है, आपने पल्ला तो झाड़ लिया है कि कांग्रेस पार्टी का नीरज जी के इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना नीरज शर्मा से आपका तब तक रहेगा जब तक वो आपके कैंडिडेट है। हाँ।
अगर कोई कैंडिडेट भाजपा का गलत बोलेगा तो भाजपा भी यही कहेगी ना कि हम उसके बयान से सहमत नहीं है, कि ये कह देंगे कि हम सहमत हैं। क्या क्या लचर तर्क दे रहे हैं ये लोग। और ये मैंने भ्रष्टाचार की बात मैं करता हूं तो आप मुझे टोक देते हैं। ये बताइए कि अनिल नागर ने कितने पैसे लिए, वो इनकी सर सरकार प्रवक्ता में है आप था ना। पार्टी के, ललित जी आप प्रवक्ता है पार्टी के, और पार्टी के अगर लोग, पार्टी के अगर नेता ऐसा बयान देंगे तो हम स्पष्टीकरण के लिए आप ही के पास आएंगे और आप ही से हम ये सवाल पूछेंगे। आप प्रवक्ता है पार्टी के और आप इस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इसके कल्चर पर सवाल उठ रहा है तो फिर आपको जवाब देना भी पड़ेगा। और साथ ही साथ नीरज शर्मा जो कहते हैं कि मेरिट उन्हें समझ में नहीं आती, 2000 नौकरियों का कोटा दे दिया जाएगा, तो फिर ये सवाल तो आप ही से बनेंगे सर। तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जो पेपर लीक हुए एग्जाम्स के, वो उसका जवाब तो दिया नहीं इन्होंने। जो मैं मेरी बात का रिएक्शन तो दिया नहीं। कितने पेपर लीक हुए परीक्षाओं के, प्रतियोगी परीक्षाओं के, जिनमें सिलेक्शन होती है। मुझे लगता है शायद ललित अरोड़ा जी को इस बात का जो है ज्ञान ही नहीं हो रहा है कि इस बार की डिबेट उनके कांग्रेस के प्रत्याशी के कहे बयान पर चल रही है। आप भाजपा की मीन मेख तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रत्याशी ने जो कहा है उसके विषय में आपके पास कहने को एक लाइन भी नहीं है, क्योंकि इस समय आईना दिखाने का काम किया है जनता के समक्ष। ठीक है नेहा जी, जो झूठ थे, नेहा जी, आपके जो भ्रम थे, वो ललित खुल जी को, चुके हैं। घटना में हम उन्होंने जो ललित जी को 30 सेकंड 45 सेकंड दे देते हैं, फिर मैं नेहा जी आप ही के पास आ रहा हूं। ललित जी अपनी बात रखिए, स्पष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मसला जो है वो ये है कि आचार संहिता के दौरान आपके एक नेता ने बड़ा संवेदनहीन बयान दे दिया है और वो कह रहे हैं लोगों को प्रलोभित करने के लिए कि आप वोट कीजिए मुझे, जिताइए मुझे। मैंने यही तो कहा कि उनके बयान से हम सहमत ही नहीं है, तो उससे ज्यादा मेरे पास कोई स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता हूं। पार्टी लाइन पे यही है तो सर क्या कार्रवाई करेंगे आप ऐसे कैंडिडेट पर जो ऐसे बयान देंगे? और आपने हिसार से सांसद जयप्रकाश पर क्या कार्रवाई कर ली जब उन्होंने महिलाओं को लेकर लिपस्टिक वाला बयान दे दिया था? अगर किसी ने कोई भी अनादरित बयान दिया है, महिलाओं के खिलाफ गलत बयान दिया है, तो उसके लिए हमें खेद है और वो पार्टी उस पर भी कार्रवाई कर रही है। उनको समझा दिया गया है, काउंसलिंग कर दी गई है। अब आपको ये मैंने बताया है, आप उसमें 2 लोगों ने अगर बयान दिए हैं, इनके बयान भी लोग देते रहते हैं। ये इलेक्शन का टाइम है, अनस्टंट लोग बोलते हैं, लेकिन पार्टियां कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करती, चाहे हमारी पार्टी हो या कोई और पार्टी। अरे सर कोई चलता गिरा शख्स बयान नहीं दे रहा। आप बात की गहराई और गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहे कि आपने खेद जता दिया, बहुत अच्छी बात है कि एक नेशनल पार्टी, जिम्मेदार पार्टी को ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अब इसके बाद सवाल नंबर 2 खड़ा होता है कि आपके सांसद इस तरीके का बयान देते हैं महिलाओं के लिए, उस पर बहुत हो हल्ला होता है। क्या पार्टी को इससे डेंट नहीं लगता? पार्टी को इससे नुकसान नहीं होता? क्या समाज में इससे गलत मैसेज नहीं जाता? जो नीरज शर्मा ने बातें कही है, क्या उससे गलत मैसेज नहीं जाता? रुकिए, अब मुझे बोलने दीजिएगा, रुकिए। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, विधवा, अगले 1 मिनट तक आप ही बोलिए सर। क्या उखाड़ लिया किसी ने? जिस व्यक्ति ने ये बोला उसमें क्या किया आप लोगों ने? ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे और कोई बोलता ही नहीं। देश का प्रधानमंत्री बोलता है, कुत्ते के पिल्ले वर्ड बोलता है। आप सर तो आप नीरज शर्मा के बयान के साथ है सर। फिर तो सर आप नीरज शर्मा के बयान के साथ है, क्योंकि आप पिछली बातों को जिस तरीके से ला रहे हैं, मैं उस पर नेहा धवन जी से भी जवाब ले लूंगा, लेकिन आपने पहले कह दिया कि खेद है, पार्टी को खेद है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है कि आप नीरज शर्मा जी के बयान के साथ है। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। मैंने 5-10 बार रिपीट कर लिया, लेकिन आपने एक हमारे सदस्य का बयान दिया तो मैं उस पर बोलूंगा नहीं कि जर्सी गाय बोला था प्रधानमंत्री ने। पता है आपको? अपने फैक्ट्स क्लियर करिए। ये पता है आपको? जी। कांग्रेस की विधवा का पता है? आप बोलिए सर क्या बोला था उन्होंने, फिर हम फैक्ट्स क्लियर करेंगे। आप बताइए, प्लीज एनलाइटन मी सर, बताइए मुझे क्या बोला था उन्होंने। उस पर नेहा धवन जी है, वो जवाब देंगी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। और कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला नहीं था? नेहा धवन जी, नीरज शर्मा के बयान पर भी और जो बातें ललित अरोड़ा जी कर रहे हैं उस पर आप कह सकते हैं। कम आपको समय दे रहा हूं, लेकिन मसला मेनली कांग्रेस का है, इसलिए नेहा जी। देखिए, मैं तो बहुत हैरान हूँ ललित अरोड़ा जी की बातों को सुनकर। मुझे लगता है कि वो इस विषय की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे हैं कि आज उनके प्रत्याशी ने जो बात कही है
वो सच को सामने लाए हैं। उन्होंने कांग्रेस के सच को उजागर कर दिया है और मुझे लगता है कि इस पर शायद कांग्रेस के प्रवक्ताओं को शर्मसार होना चाहिए और उनसे तो मैं उम्मीद करती थी कि शायद वो इस बात की गंभीरता को समझते हुए ये कहेंगे कि हमारे प्रत्याशी को हम समझाने का काम करेंगे कि इस तरह से ज्यादा हवा में नहीं आते होते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह की बात की और आपने जब प्रश्न किया कि जेपी जी ने महिलाओं की अस्मिता को ठेस पहुंचाते हुए लिपस्टिक बिंदी लगाकर सज धज कर तैयार हो जाने पर टिकट थोड़ी ना मिलती है, इस तरह का बयान दिया था। देखिए, जेपी जी को तो हम बहुत पुराने से जानते हैं क्योंकि मेरा जिला ही हिसार है, मेरी विधानसभा हांसी है और जेपी जी जो है इस तरह की लूज टॉक हमेशा करते हैं। उनके मुंह में जो भी आता है वो बोल देते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने किरण जी और श्रुति चौधरी जी को ये बात कहते हुए आपने सुना था कि किसी के भी परिवार की लिगेसी को आगे जो है वो पुरुष ले जा सकते हैं, महिलाएं नहीं ले जा सकती हैं। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनके लिए भ्रष्टाचार कितना इंपॉर्टेंट है और महिलाओं का सम्मान उनकी नजर में कितना है, ये सब चीजें दिखती हैं। और जहां तक ललित अरोड़ा जी की बात है, मैं इनको थोड़ा इनके संज्ञान में ला दूं कि जब भी हम सोनिया गांधी जी का असली नाम बोलते हैं तो इन्हें मिर्ची लगती है, लेकिन जब ये कंगना रनौत पर और स्मृति ईरानी जी पर इतनी भद्दी टिप्पणियां करते हैं, स्वयं राहुल गांधी और बड़े नेता इनके प्रवक्ता इतनी बड़ी टिप्पणियां करते हैं, कोट करके शब्द बोलते हैं, आजकल कंगना रनौत जी को इन्होंने ले रखा है, तो महिलाओं के प्रति जो इनका दृष्टिकोण है, हेमा मालिनी जी को इन्होंने नहीं छोड़ा, जिनको जो है वो भारत रत्न से विभूषित किया गया है, पद्मश्री से विभूषित किया गया है और हेमा मालिनी जी का एक स्टेटस है, उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने तो हेमा मालिनी जी को नहीं छोड़ा है। तो आप देखिए कि किस तरह से किस परिपाटी से कांग्रेस के लोग आते हैं। और एक चीज और मैं याद दिलाना चाहूंगी, यहाँ पर लोकसभा के चुनाव के समय में इन्होंने एक भ्रम फैलाने का काम किया था कि 400 पार अगर हो जाता है तो संविधान खत्म हो जाएगा और जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। ठीक है नेहा जी। ये भ्रम, मैं इस पे एक लास्ट लाइन बोल रही हूँ, फिर आप ले सकते हैं बयान। आप देखिए कि वो भ्रम फैलाते हुए इन्होंने आज तो सच्चाई बोल दी कि हर किसी का कोटा है और मेरे कोटे में 2000 नौकरियां आएंगी, 50 वोटों पर एक नौकरी मैं दूंगा, जिस गांव में ज्यादा वोट आएंगे उस गांव में ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। आप देखिए कि ये तो भ्रम नहीं है, ये तो सच्चाई है जो वो बोल रहे हैं। और ये जो चुनावी रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं, इतना सच्चाई बोलने के बाद मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के जो बड़े लोग हैं, मुझे लगता है उनकी पीठ थपथपा के आएंगे कि बहुत बढ़िया, आपने तो जो है सच्चाई लोगों के सामने रखी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कैसे प्रवक्ता हैं, अपने प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं या अपने प्रत्याशी की गलती मान रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ललित जी के पास जा रहा हूं। नेहा जी, ललित जी से भी जवाब ले लेते हैं क्योंकि बहुत सी बातें आपने भी यहां पर कही है जिसका जवाब वो लाजमी तौर पर देना चाहेंगे। ललित जी, अब मैं अगले पड़ाव पर आ रहा हूं। अगला पड़ाव ये था कि नीरज शर्मा जो है वो एक स्पष्टीकरण का वीडियो जारी करते हैं और उस वीडियो में कहते हैं कि ये तो बीजेपी आईटी सेल का कारनामा है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं तो ये लगातार कहता हूं और कहता रहूंगा कि फरीदाबाद और हरियाणा के लोगों को नौकरियां दी जाएगी। सवाल सबसे बड़ा ये कि फरीदाबाद में तकरीबन 40 से 50% की आबादी प्रवासी है, तो क्या उन प्रवासियों की नौकरियां जाने वाली है अगर नीरज शर्मा जैसे लोग वहां पर विधायकी का चुनाव जीत जाते हैं? उनके स्पष्टीकरण से एक और सवाल निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है या दूसरे जो एग्जामिनेशन लेते हैं वो भाजपा के टाइम में भी यही कर रहे थे कि नहीं? बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे थे। आप पहले ये बता दीजिए अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मेरिट बेस पे काम करता है। आप ही बताइए, क्योंकि जवाब देने के लिए आप है, मैं सवाल करने के लिए हूं। और सवाल यहां पर यह उठता है कि जो लोग फरीदाबाद में सालों साल से रह रहे हैं, आप समझिए सर बात को, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, ये 3 जिले हरियाणा के ऐसे जिले हैं जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं, वहां पर अपना आशियाना तक बसा लेते हैं। और यहां पर बात ये हो रही है कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं, यहां पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो फरीदाबाद के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, उन्हीं के लिए रहने वाला है। क्या हरियाणा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? ये उनके लिए एक डेंटिंग फैक्टर नहीं रहने वाला है? आप तो आगे पहुंच गए बहुत। आप ये बताइए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा होता है कि आप ये क्या वैकेंसीज हरियाणा के लिए है कि ऑल इंडिया के लिए है, ये तो बात आपको पता होगी ना। अगर वहां पे ये अब स्टेट बैंक एक टेस्ट कंडक्ट करता है जी और वो ये कहता है कि हम सिर्फ यूपी वालों के लिए या यूपी में जॉब मिलेंगे, जिसकी मर्जी है भरे ना भरे, तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर लोग एप्लीकेशन लगाते हैं। उसमें एक एमएलए का क्या रोल होगा आप बताइए?
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एडवर्टाइजमेंट आती है। पहली बात एलिजिबिलिटी अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग रह सकती है। दूसरी बात, ये बात आपकी सही है कि जो बाहर के स्टेट से आए हुए लोग हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में कहीं कहीं पर एलिजिबिलिटी नहीं होती। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है कि एलिजिबिलिटी के फॉर्म में क्या लिखा है। सवाल यह है कि जो लोग फरीदाबाद में रह रहे हैं उन लोगों को तो फीलिंग महाराष्ट्र वाली आएगी कि एक नया राज ठाकरे पैदा हो चुका है जो कह रहा है कि खबरदार, अगर मुंबई में आए, अगर महाराष्ट्र में आए तो फिर ना तुम्हारे लिए नौकरी है ना रोटी है। उसने ये बोला फरीदाबाद के लोगों को मिलेगी। फरीदाबाद में जो लोग रहते हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, या फॉर दैट मैटर पटना के या बिहार शरीफ के लोग नहीं अप्लाई कर सकते। ये किसी ने कहा है क्या? ये कैसी बातें आप कर रहे हो? आप उसको इतना एक्सटेंड कर रहे हो उस डायलॉग को कि पता नहीं क्या हो गया। क्या एक एमएलए ये डिसाइड करेगा कि नौकरी बिहार के लोगों को नहीं मिलेगी, यूपी वालों को नहीं मिलेगी? भाई नौकरी तो मेरिट के आधार पे मिलनी है। नौकरी तो बिल्कुल सही सर, यही बात मैं कह रहा हूं। और एमएलए छोड़ दीजिए सर आप, क्योंकि अभी तो विधानसभा भंग हो गई है, अभी तो वो मात्र कैंडिडेट है। और वो कैंडिडेट क्या डिसाइड करेगा कि हरियाणा का फ्यूचर कैसे होगा और कोटा सिस्टम पर होगा, और मेरिट तो उन्हें समझ में आती नहीं है। और सर एक बयान जो आखिरी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर, वो ये कि वो कहते हैं कि मेरिट तो हमें समझ में नहीं आती और ये मेरा फैसला नहीं है, ये सबका फैसला है। जब एक माननीय पूर्व विधायक ये कहता है, मौजूदा कांग्रेस कैंडिडेट ये कहता है कि ये सबका फैसला है, तो वो पूरी कांग्रेस को लपेट रहा है सर। नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती एक कंक्लूजन ड्रॉ करते जा रहे हैं। ये कंक्लूजन किस बात पे ड्रॉ कर रहे हैं? एक बंदे ने बयान दिया, अभी आप खुद कह रहे हो उसने खंडन कर दिया, उसके बाद क्या रह जाता है? उसने ऑन रिकॉर्ड खंडन किया है ना। फिर उसके बाद एक पत्रकार के नाते, एक एंकर के नाते कुछ तो शिष्टता की बात करिए। आप तो कंक्लूसिव बयान दे रहे हो। एक पत्रकार के नाते ही सूर्य समाचार ने आपको मंच दिया है, आपका हम जवाब ले रहे हैं और उस जवाब पर हमने दूसरे प्रवक्ता को भी यहां पर रखा है। नेहा धवल जी इसका जवाब देंगी। नेहा धवल जी इसका जवाब आप दे दीजिए कि वो तो खंडन कर चुके हैं, अपनी सफाई दे चुके हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को पूरी आप इसमें नहीं लपेट सकते क्योंकि वो तो सिर्फ एक उम्मीदवार है। इससे पहले वो सिर्फ पूर्व विधायक रहे हैं, और पूर्व विधायक कैसे डिसाइड कर सकता है कि हरियाणा में क्या होगा? देखिए, ललित अरोड़ा जी को मुझे लगता है कि वो साफ स्पष्ट शब्दों में ये बयान कर रहे हैं, वो उनको पक्ष कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। अगर वो पहले ये कहते दिख रहे थे तो उसके बाद खंडन की बात क्यों आती है? अगर शर्मा जी ने, इनके प्रत्याशी ने सही कहा है या ऐसा चीज कही है जिसके कोई गलत मायने नहीं है, तो फिर उसके खंडन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप उसी बयान पर खड़े रहते, शर्मा जी उसी बयान पर खड़े रहते। खंडन तो उस चीज का होता है जिस चीज के लिए आप माफी मांगते हैं या आपके मुंह से गलत निकल जाता है। अगर शर्मा जी खंडन कर रहे हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि उनके मुंह से जो बयान निकला है वो गलत बयान निकला है। दूसरी बात मैं ललित अरोड़ा जी से यही कहूंगी कि आप बड़ी बात नेहा जी मैं जोड़ देता हूं उसमें कि उन्होंने खंडन नहीं किया। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के आईटी सेल की शरारत है। अब सवाल यह कि बीजेपी के आईटी सेल की शरारत कैसे है, और अगर आईटी सेल की शरारत है तो फिर उसके लिए आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए ना शिकायत। अगर बीजेपी के आईटी सेल ने ये किया है और आपने वो नहीं बोला है और आपके बयान को उन्होंने एडिटिंग करके बदल दिया है, तो ललित जी दीजिए ना शिकायत इलेक्शन कमीशन को, वरना बीजेपी दे देगी शिकायत कि आप नौकरियों का प्रलोभन दे रहे हैं। खाकर बिल्ली हज को चली, आपने सब कुछ कर दिया और उसके बाद आप बिल्कुल पाक पवित्र साफ हैं, ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। ये कैसी बात हुई? आपने अपने मुंह से खुद कहा, लोगों के बीच में कहा, वहां पर इतने लोग उपस्थित थे, क्या वो गवाह नहीं है कि आपने क्या शब्द कहे थे? इसमें बीजेपी का आईटी सेल कहां से आ गया? मुझे समझ में नहीं आती कि आप बिना सोचे समझे कांग्रेस के जो नेता हैं वो बयानबाजी कर जाते हैं। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर जाते हैं और बाद में फिर ये बात आ जाती है कि कुमारी शैलजा जी बयान दे देती हैं और वो कहती हैं कि वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले। कभी वो स्वयं को मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं, फिर खंडन होता है, फिर सुरजेवाला जी आ जाते हैं कि वो कौन होते हैं मुख्यमंत्री अपने आप को घोषणा करने वाले। नेहा जी अगर इन्हीं मसलों पर जाएंगे तो वो भी बीजेपी के और 10 बयान हमें सुना देंगे। ललित जी मैं आपसे अब जानना चाह रहा हूं कि आपके सामने अब क्लियर पिक्चर है, तो मैं आखिर में आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, आप ही की बातों को रिपीट कर देता हूं, कांग्रेस पार्टी नीरज शर्मा के इस बयान के साथ खड़ी नहीं है और आप खंडन कर रहे हैं। भाई साहब मैं बिल्कुल कह रहा विनम्रता से आपको बोल रहा हूं, लेकिन आप वन साइडेड ना चलिए, ये भी मेरा अनुरोध मानिए। और भविष्य में अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे फाइट के लिए इन्वाइट नहीं कीजिए, क्योंकि आपके पास ये न्यूज थी कि वो मैं बिल्कुल वन साइडेड नहीं चल रहा हूं मैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक मरतबा फिर से कह दें, फिर हम इस पूरे की पूरी चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। कोई भी आदमी
आगे भी अगर कोई ऐसा गलत बयान देता है जिसमें कोई किसी तरह की भ्रष्टाचार की या किसी तरह की बदनीति की ऐसी अंडरलाइन हो, उसके लिए बिल्कुल पार्टी खंडन करती है। पार्टी उसका जी। कोई साथ नहीं देगी और उसके खिलाफ जो भी हम कार्रवाई समझेंगे इन हाउस अपने करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित अरोड़ा जी। और साथ ही साथ एक जानकारी और दे दें, नेहा धवल जी आपका भी बेहद शुक्रिया सूर्य समाचार के साथ जुड़ने के लिए।